महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। मैं पेशे से एक फोटोग्राफर हूँ। बचपन से ही फोटोग्राफी के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा रुझान था। बड़े होकर इसे ही मैंने अपनाया और आज शहर का एक माना हुआ फोटोग्राफर हूँ। अक्सर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। मॉडलिंग असाइनमेंट्स, शूट आउट और एड्स फोटोग्राफी वगैरह, दिन रात बस इसी में रमा रहता हूँ। फोटोग्राफी कहा जाए तो मुझे धरोहर में मिली है। मेरे पिताजी को भी फोटोग्राफी का बहुत शौक था। हालांकि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बल्कि डॉक्टर थे, मगर फिर भी उनके पास उस समय के काफ़ी अच्छे और महंगे कैमरे हुआ करते थे, जिनमें से ज़्यादातर वो मेरी और मेरी बहन की तस्वीरें ही खींचा करते थे। मेरी बहन मुझसे करीब 4 साल बड़ी थी। बचपन में ही हमने माँ को खो दिया, मगर पिताजी माँ और पिता दोनों का प्यार देकर हमें बड़ा किए। अभी करीब 2 साल हुए दीदी की शादी हो गई। हमारे इस बड़े से घर में मैं, पिताजी और रामू काका, ये 3 लोग ही थे। हमारे घर का नौकर रामू पिताजी का बहुत ही विश्वस्त था और बहुत पुराना था, मगर 3 महीने पहले ही वक्त ने करवट ली और पिताजी ने भी ये दुनिया छोड़ दी। अब इस बड़े से घर में मैं अकेला सा रह गया हूँ। रामू काका मेरा साथ देने की कोशिश करते हैं, मगर अपने तो अपने होते हैं। बस अब जिंदगी के 2 ही मकसद हैं, एक मेरा काम और दीदी से फ़ोन पर बात कर लेना। वैसे काम की व्यस्तता के चलते गर्लफ्रेंड वगैरह का झंझट मैंने नहीं पाला है। वैसे भी जिस तरह से मैं व्यस्त रहता हूँ, गर्लफ्रेंड तो मुझे कब की छोड़ के भाग गई होती। गर्लफ्रेंड नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज माई फर्स्ट लव, माई कैमरा इज विथ मी। पिताजी के जाने के बाद उनके कमरे के सामान वगैरह खंगाल रहा था। पिताजी की एक खास अलमारी, जिसे उन्होंने बचपन से मुझे कभी छूने नहीं दी। अलमारी के अंदर बहुत सारे सामान के साथ साथ एक नीले रंग का बड़ा सा पैकेट था। पैकेट के अंदर एक बहुत ही पुराने किस्म का कैमरा और एक डायरी थी। पिताजी को डायरी लिखने की आदत थी, या कहें हमारे हेरिडिटरी में ही डायरी लिखना है। दादाजी भी डायरी लिखा करते थे, पिताजी भी लिखा करते थे। मुझे भी डायरी लिखने की आदत है और कभी कभार लिख भी लेता हूं, मगर इतना समय नहीं मिल पाता। पुराने सामानों में दादाजी और पिताजी की डायरीज मिली थी, जिन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगा था। दादाजी की डायरी में पिताजी के बचपन की बातें और उनकी जीवनी, और पिताजी की डायरी में मेरी बचपन की बातें और हमारी जिंदगी पढ़कर बहुत आनंद आया था। हालांकि समय कम मिलने की वजह से मैं काफ़ी समय निकालकर ही इसे पढ़ा था, मगर एक खास तारीख को आकर पिताजी ने डायरी लिखना बंद कर दिया था। क्यों, ये मुझे पता नहीं चल पाया। आज इस डायरी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि उस तारीख के बाद के कुछ समय की बातें इस डायरी में लिखी हुई थी। मगर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं
इन सब पर ध्यान दे पाता। आज सवेरे से ही मौसम का मिजाज कुछ गड़बड़ है, रह रहकर बारिश हो रही है। मैं भी जब बिस्तर से उठा तो कुछ अजीब सा लगा। आंखों में जलन थी, सर में दर्द था। समझ नहीं आ रहा था ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है। तभी महसूस किया कि शायद मुझे बुखार है। थर्मामीटर लगाकर देखा तो 102 फीवर था। ओह, बाहर बारिश और बुखार, नहीं नहीं, ऐसे हाल में आज ऑफिस नहीं जा सकूंगा। तुरंत ही ऑफिस में फ़ोन कर दिया कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। फिर एक क्रोसिन खाकर रामू काका से कह दिया कि नाश्ता वगैरह की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ी देर सोऊंगा। नींद टूटी तो काफ़ी देर सो चुका था। घड़ी में दोपहर के 1 बज रहे थे। क्रोसिन के असर से अब तबीयत थोड़ी ठीक थी, मगर खाली बैठना तो मुनासिब नहीं। दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में आ गया और कैमरा और पिताजी की डायरी निकाल ली। आज अच्छा मौका था, टाइम भी हाथों में काफ़ी था। आखिर इस डायरी में ऐसा लिखा क्या है? डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी की शुरुआत होती है 5 मार्च 1990। मेरी फोटोग्राफी की आदत मुझे ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा देगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अजय और अनु दोनों बड़े हो रहे हैं। उनकी ढेर सारी यादें मैं अपने कैमरों में सजा कर रखना चाहता हूँ। तभी एंटीक शॉप के मालिक महेंद्र बाबू का फ़ोन आया। उन्होंने बताया उनके पास एक बहुत अच्छा कैमरा बड़े सस्ते रेट पर उपलब्ध है। मैं अक्सर उनके दुकान में आता जाता रहता हूँ और ऐसी ही चीज़ों की तलाश में रहता हूँ। कैमरे की बात सुनकर शाम को आऊँगा कह दिया। शाम को डिस्पेंसरी बंद होने के बाद उनके पास पहुँच गया। देखा तो सच में एक इम्पोर्टेड कैमरा उनके पास था। वैसे इस कैमरे की कीमत इतनी ज़्यादा है कि मेरा इसे खरीद सकना संभव नहीं था, मगर कोई व्यक्ति इसे बहुत कम दाम पर उन्हें बेच गया था। इस वजह से वो कम दाम में मुझे देने को तैयार थे। कैमरा ऑटोमेटिक था, ऑटो फ्लैश था, टाइमर लगा सकते थे और अच्छी किस्म का रील लगता था इसमें। मैंने बिना समय गवाए तुरंत ही कैमरे को खरीद लिया। आते आते दुकान के मैनेजर हरीशचंद्र से भी मुलाकात की। बेचारा बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, मगर ज़िंदगी में बेहद परेशान था। उसके बेटे के हार्ट के वाल्व में छेद था, जिसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और दुकान का मैनेजर बेचारा पैसे इकट्ठा करने में समर्थ नहीं था। मैंने एक समाजसेवी संस्था में आवेदन दिया था। आशा थी वहाँ से पैसों का इंतजाम अवश्य हो जाएगा। वहाँ से बात कही गई थी कि बच्चे की एक फ़ोटो और कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए। मैंने मैनेजर से कहा, सुनिए, कल आपके बेटे का एक फ़ोटो खिंचाकर दे जाइएगा, वो हॉस्पिटल के फॉर्म में लगाना था। साहब, कुछ हो सकेगा? लेट्स होप गुड। आशा तो है पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा साहब, मेरा इकलौता बेटा। अरे, इसमें आभारी होने वाली कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। उन्हें कहकर मैं घर चला आया। घर में आकर जब अजय और अनु को कैमरा दिखाया तो वो तो
खुशी से झूम उठे। अजय ने कैमरा लेकर बड़ी भंगिमा से ऐसी दिखाया जैसे वो फोटो खींच रहा है। कैमरे के प्रति उसका रुझान देखकर कभी कभी मैं सोचता हूँ कहीं ये बड़ा होकर फोटोग्राफर तो नहीं बनेगा। कैमरे में रील लगानी थी। आज तो रात हो गई थी, इस वजह से कल सुबह ही इसमें जाकर रील भरूंगा। फिर देखूंगा फोटो खींचकर किस क्वालिटी की फोटो आती है। 6 मार्च। आज दुकान वाले के यहाँ से रील भराकर लाने गया था। इस कैमरे की रील आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए दुकान वाले ने कल देने की बात कही है। देखता हूं। 7 मार्च। कैमरे की रील मिल गई। काफी अच्छी क्वालिटी की है। मैंने फोटो खींचने के लिए घर की तरफ जाने के लिए निकला ही था कि अचानक मैनेजर मिल गए। अपने बेटे के साथ जा रहे थे। मुझे देखकर बोले, बस अभी जा रहा हूँ फोटोग्राफी की दुकान, इसकी फोटो निकलवा लेता हूँ, कल तक मिल जाएगी। बच्चे की तरफ देखा तो फोटो खिंचवाने जाने के नाम से बेहद खुश था। बेचारे को क्या पता उसकी फोटो कहाँ जाने वाली है। मैंने उनसे कहा, एक काम करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। फोटो की दुकान में जाएंगे, बिना मतलब समय लगेगा, पैसे खर्च होंगे। मेरे पास तो ये कैमरा है ही है, मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ और धुलवा भी लूँगा और फॉर्म सबमिट कर दूँगा। सुनकर महोदय बहुत खुश हुए। घर लाकर बच्चे की फ़ोटो खींच ली मैंने। 8 मार्च। आज एक अजीब सी घटना घटी जिसने मुझे बेहद परेशान कर दिया। सवेरे सवेरे चाय के साथ पेपर पढ़ ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी घनघना उठी। फोन दुकान के मैनेजर का था। बिलखते हुए बोला, साहब आज सवेरे अचानक मेरा बेटा सीढ़ियों से उतरते हुए फिसल गया था। उसके सिर पर बहुत चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर आपको फोन कर रहा हूं, आप जरा आ जाइए। सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था मैं। अचानक ये क्या हो गया? तुरंत ही तैयार होकर हॉस्पिटल गया। जिस बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन होना था, आज उसे ही सिर पर ढेर सारे टाके और हाथ पांव की चोटों का इलाज करवाना पड़ रहा था। मगर आश्चर्यजनक रूप से वो सीढ़ियों से गिरा कैसे, इस बात की जवाब तो मैनेजर भी नहीं दे सके। हालांकि चोटें इतनी भी गंभीर नहीं थी। टाके वगैरह लगाकर मैं आश्वस्त था कि बच्चा बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मगर शाम तक जो हुआ वो आश्चर्यजनक था। शाम तक अचानक उस बच्चे की सांसें उखड़ने लगी और फिर उसने दम तोड़ दिया। मैनेजर का तो बुरा हाल था। कहाँ तो बच्चे के दिल के वाल्व का ऑपरेशन कराने के लिए परेशान थे और बच्चा दुनिया छोड़कर चला गया। मैं भी बहुत दुखी ही हुआ इस बात से। 10 मार्च। आज रह रहकर मन बड़ा दुखी हो जा रहा है। उस बच्चे की इस तरह से अचानक मौत ने मुझे भी आश्चर्यचकित कर दिया है। कहीं मेरी फोटो खींचना उसके लिए मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसी बातें कैसे सोच रहा हूं? मैं तो साइंसदान हूं। यही सोचते हुए कमरे में बैठा हुआ था। फिर मन में आया एक बार और कैमरे का इस्तेमाल करके देखा जाए।
मगर किस पर। दैवयोग से एक कबूतर मेरे कमरे की खिड़की पर आकर बैठ गया। बेहद सुंदर था, पूरी तरह से सफेद, मगर पंख के पास हल्का ब्राउन सा निशान। स्वतः ही मेरा हाथ कैमरे की तरफ चला गया और वो भी कैमरे से बिना डरे, जैसे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए रुका हुआ था। फोटो खींचते ही वो वहां से उड़ गया। ग्यारह मार्च। आज मैं बेहद परेशान हूं। मुझे इस कैमरे के बारे में पता लगाना ही होगा। मुझसे पहले ही इसका मालिक कौन था और आखिर इस पे क्या राज है। क्योंकि आज जब अपनी कार के पास मैं खड़ा था कि अचानक मेरी नज़र चक्के के पास पड़े एक कबूतर की लाश पर स्वतः चली गई। कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्ली वगैरह की चोट से बेचारा मारा गया होगा, मगर कबूतर को देखकर कुछ पहचाना सा लगा। पूरा शरीर सफेद और पंख के पास भूरा निशान। मैं चौंक सा गया। अजय कुछ दिनों से कैमरे को लेकर बहुत उत्साहित है। वो उससे फोटो खींचना चाहता है, मगर मैंने कैमरे को एक बैग में भरकर अलमारी में रख दिया है। मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी मेरा मन रह रह कर कचोट रहा है। कैमरे की दोनों रीलों में कैद दोनों ही जीव असामान्य रूप से दुनिया से चले गए हैं। दुकान के मालिक के पास जाकर जब मैंने बात कही तो वो बोले, साहब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसी बात आज तक मैंने सुनी नहीं है, मगर चूंकि कैमरा एंटीक है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मैंने कैमरे के मालिक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अब ठीक से याद तो नहीं आ रहा है। फिर अचानक एक कागज निकालकर बोले, कुछ समय पहले एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया था। उसने अपना एड्रेस दिया था और ये कैमरा बेचने के लिए लाया था। एड्रेस शहर के बाहर एक छोटी सी कॉलोनी का था। मैं रुक नहीं सकता था। 12 मार्च। आज मैं उस कॉलोनी में गया था। एक पुराने से घर में करीब 70 साल के बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई। जब मैंने कैमरे के बारे में पूछा तो वो भयभीत सा हो गया। अरे बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था अपनी मुसीबत में तुम्हारे सिर डाल रहा हूँ। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा वो कैमरा अभिशप्त है, उसे इस्तेमाल मत करना। मैं भी डर गया था, क्या पता किस दिन गॉड का बुलावा आ जाए। फिर मेरे घर वाले कहीं कैमरे का इस्तेमाल न करे, इसी डर से उसे बेच दिया मैंने। मगर मुझे क्या मालूम वो तुम्हारे सिर मुसीबत बन जाएगी। मगर उस कैमरे के पीछे सब राज क्या है? बेटा, मेरा एक भाई था एडवर्ड नाम का, पूरा पापी इंसान, ना चर्च को मानता, ना बाइबल को, ना कभी चर्च गया। एक समय सुनने में आया एक सैटनिक ग्रुप का वो सदस्य बन गया था। सैटन की पूजा और बहुत बुरे बुरे काम करते थे वो। उसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। अपने ग्रुप के सारे कुकृत्यों की फोटो उतार कर रखता था। जानवरों की बलि, जानवरों को सताया जाना, शैतान की पूजा, ऐसी चीज़ें।
हम लोगों ने उन्हें बहुत मना किया मगर वो नहीं माना। एक दिन उनके बुरे कामों के चलते लोगों ने उनका विरोध किया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सुनने में आया चोरी छिपे उन्होंने कुछ इंसानों की बलि भी दी थी, जिसके चलते ग्रुप के सभी लोगों को फांसी की सजा हो गई। मगर मेरे भाई को जैसे मौत का कोई खौफ नहीं था। मरते मरते भी हमसे कह गया था वो मरेगा नहीं, मरकर भी वो शैतान के दम पे जिंदा रहेगा और अपनी किसी प्यारी चीज पर हमेशा बना रहेगा। मरने के बाद उसकी बदरूह उस कैमरे में कैद है और कैमरे से फोटो खींचने पर वो अपने मौत का खेल खेल कर तृप्त होता है। मैंने वो कैमरा बेच दिया था बेटा, तुम भी उसे बेचकर मुक्ति पालो। 13 मार्च। आज मैं बेहद परेशान हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने कैमरे को इस डायरी में ये सारी बातें लिखकर यहाँ रख दिया है। अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस अलमारी को मेरे बच्चों को छूने नहीं दूंगा। हाँ, मेरी मौत के बाद एक दिन अजय या अनु इस डायरी को पढ़ेंगे और उन्हें ये सब पता चल जाएगा। इसके बाद पिताजी ने डायरी खत्म कर दी। मैं आश्चर्यचकित था। पिताजी ने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी। तुरंत ही पैकेट में से कैमरे को निकाला। इतने सालों बाद भी कैमरा ऐसा लग रहा था जैसे काम कर रहा हो। कैमरे की रील की तरफ देखा तो तीसरी रील थी। मतलब उस बच्चे और कबूतर की फोटो के बाद फिर इसमें से फोटो नहीं खींची गई। मगर पिताजी ने इस कैमरे को नष्ट क्यों नहीं कर दिया? क्या वो डर गए थे इसके अंदर की शैतानी शक्ति से? मगर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसने दूसरों की जान लेनी चाहिए थी। आज ये खुद की जान खुद लेगा और तबाह हो जाएगा। अपने घर में लगे एक बड़े से आईने के सामने ट्राइपॉड पर मैंने कैमरे को सेट किया। कैमरे का ऑटो टाइमर लगाकर मैं एक किनारे खड़ा हो गया। धीरे धीरे ऑटो टाइमर बजते बजते अचानक कैमरे का शटर क्लिक किया। अगले ही पल मैं जैसे चौंक उठा। कैमरे की लेंस, बॉडी सब कुछ जैसे चटक उठी। कैमरे की रील उसमें से बाहर निकल कर ऐसे लटक रही थी जैसे किसी मृत इंसान का फटे हुए पेट से उसकी अतड़ियां निकल रही हो। दुष्ट, इसे दूसरों को मारने का शौक था। आज अपने हाथों ही ये मारा गया। कैमरे का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तभी मेरी नजर गई मेरे 17,000 रुपए के उस ट्राइपॉड पर, जो बुरी तरह से टेढ़ा हो गया था। उसके अंजर पंजर ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से उसे तोड़ दिया है। तभी मेरा ध्यान गया सामने के आईने की तरफ, जहां पर गलती से ही मैंने ट्राइपॉड इस तरह से सेट कर दिया था कि आईने में कैमरे के साथ साथ उसकी परछाई भी कैमरे में कैद हो गई होगी।